वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सविता मीना। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, वर्गाकार समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और उसके लिए हमने ये बताया था कि दो क्रियाविधि हैं, दो मैकेनिज्म हैं जिनके द्वारा वर्गाकार समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं। फर्स्ट क्रियाविधि है डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, वियोजनी क्रियाविधि, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सेकंड क्रियाविधि है मैकेनिज्म एसोसिएटिव मैकेनिज्म, जिसे हम आज स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम सहचर्य क्रियाविधि भी कहते हैं। तो इसके द्वारा हम कोशिश करेंगे ये बताने की वर्गाकार समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसी क्रियाविधि से होती हैं। जैसा कि डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में हमने अंत में बताया कि इस तरह से ये मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अनुकूल क्रियाविधि नहीं है। तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म, इसके लिए हम सभी जानते हैं कि जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जो अणु का जो तल है उसके लंबवत एक खाली पी कक्षक होता है। एक जो खाली पी कक्षक होता है उस पी कक्षक में जो आगंतुक लिगेंड हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर देते हैं, या फिर ये कहा जाए कि उस खाली पी कक्षक द्वारा आने वाले लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लिया जाता है। इस तरह से पी कक्षक का उपयोग किया जाता है। ये लिगेंड अन्य लिगेंड के कंपैरिजन में उसके लंबवत होते हैं, इसीलिए अगर इंटरमीडिएट बनता है इन कॉम्प्लेक्सेस में तो जो उनका अंतरा लिगेंड प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम होगा। अतः जो वर्गाकार समतलीय संकुल हैं उनमें हम ये मान सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन एसोसिएटिव मैकेनिज्म से ही होती हैं। तो उसको फुल्ली एक्सप्लेन करने के लिए मान लो हमने कोई कॉम्प्लेक्स लिया, उसमें हमारा जो मध्यवर्ती है इंटरमीडिएट है वो 5 समन्वय संख्या वाला मध्यवर्ती बनता है। इस तरह के दो इंटरमीडिएट बन सकते हैं, दो तरह की पोजीशन हो सकती है इंटरमीडिएट बनने की, क्योंकि हम तो ले रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, पर जो लिगेंड है आगंतुक लिगेंड है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है उसके आधार पर दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं। फर्स्ट होगा कि वर्गाकार पिरामिडी संरचना बने। सेकंड हो सकता है त्रिभुजीय द्विपिरामिडी संरचना का निर्माण हो। तो दोनों ही केस में आगंतुक लिगेंड ग्रहण करने के बाद में ये पोजीशंस बनती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और उस पर इंटरमीडिएट जो है वो उसके लंबवत आता है, इंटरमीडिएट में जो लिगेंड है वो उसके लंबवत आता है, तो एक वर्गाकार पिरामिड संरचना का निर्माण होगा। अब वर्गाकार पिरामिड संरचना का निर्माण होने से क्या हुआ कि आगंतुक तो उसके शीर्ष से आया, परंतु उसका जो आधार है वो पहले भी वर्गाकार था, अभी भी वर्गाकार है। अतः लिगेंड के आने से जो अदर लिगेंड्स हैं उनके अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी जो पुनर्व्यवस्था है वो नहीं होती है। तो इससे एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि लिगेंड की पुनर्व्यवस्था में ऊर्जा का कोई क्षय नहीं हुआ है, परंतु जो स्टैरिक प्रतिकर्षण है वो कंपैरेटिवली अधिक हो गया है। अधिक कैसे हो गया? क्योंकि जो त्रिभुज पिरामिडी व्यवस्था से अगर तुलना करें तो उसकी तुलना में दाता परमाणु परस्पर अधिक निकट हैं, इसकी वजह से स्टैरिक प्रतिकर्षण बढ़ गया, क्योंकि 4 लिगेंड तल में है जो एक दूसरे से 190 के एंगल पे होगा, जबकि त्रिभुजीय में जो तल में है वो एक दूसरे से लिगेंड 120 के एंगल पे है, तो उनके कंपैरिजन में इनका एंगल कम है, तो जो स्टैरिक प्रतिकर्षण है वो कंपैरेटिवली अधिक होगा। तो एक अरेंजमेंट तो ये हुआ। सेकंड अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है कि इंटरमीडिएट जो बने वो त्रिभुजीय पिरामिडी संरचना का हो।
उससे क्या होगा, अब उसका जो प्लेन है वो त्रिभुजीय हो गया। त्रिभुजीय होने की वजह से दो लिगेंड तल के ऊपर व नीचे व्यवस्थित हो गए। अतः हम ये कह सकते हैं कि पुनर्व्यवस्था हुई है। पुनर्व्यवस्था होने की वजह से क्या हुआ कि ऊर्जा का क्षय कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ। ऊर्जा का क्षय ज़्यादा हो गया। उसके साथ साथ ये भी हुआ कि उनका जो स्टेरिक प्रतिकर्षण है वो तुलनात्मक कम हुआ। इसलिए कम हुआ क्योंकि जो तल में लिगेंड है वो एक दूसरे से अधिक दूरी पर व्यवस्थित हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में समझाने के लिए हम लेते हैं प्लैटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास लिगेंड है ए, एल और एक्स। तो त्रिभुजीय अगर आधार का निर्माण होता है तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो त्रिभुजीय आधार में आगंतुक लिगेंड होना चाहिए, प्रतिस्थापन होने वाला लिगेंड होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रतिस्थापन के जो बिल्कुल ट्रांसपोजिशन पर लिगेंड है वो होना चाहिए। तो उन तीनों से मिलकर ही आधार का निर्माण होता है। जैसे हम यहाँ पर बताते हैं, ये हमने लिया एग्जाम्पल प्लैटिनम का। इस एग्जाम्पल में जब ये स्क्वायर प्लेनर था तो प्लैटिनम में दो लिगेंड ए, एक्स और एल। अब हम ये मानते हैं कि जो आने वाला लिगेंड है वो हमारे पास है वाई। तो एक लिगेंड हो गया इंटरमीडिएट में वाई। उसके अलावा जो हमारे पास जाने वाला लिगेंड है, जाने वाला लिगेंड हमारे पास इसमें से है एक्स। तो सेकेंड हमने लिगेंड लिया इसके आधार पर एक्स। एक्स के अपोजिट पोजीशन पे लिगेंड है एल। तो हमारा आधार किससे बना, एल वाई एक्स। वाई है हमारा आगंतुक लिगेंड, एक्स है हमारा प्रतिस्थापन होने वाला लिगेंड और एल है प्रतिस्थापन होने वाले लिगेंड के बिल्कुल ट्रांसपोजिशन पर जो लिगेंड है वो। ठीक है, इंटरमीडिएट से जब उत्पाद बना तो उत्पाद की ज्योमेट्री सेम वैसी ही है जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड की ज्योमेट्री थी। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि एक तो हम जो इंटरमीडिएट संरचना बनी है उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि वो संरचना क्या होगी। सेकंड, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट सिस बना है इसका मतलब जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो भी सिस होगा और अगर प्रोडक्ट ट्रांस बना है तो जो रिएक्टेंट है वो भी ट्रांस ही होगा। फॉर एग्जांपल हमने ये ट्रांस कंपाउंड लिया था, ये हम सिस कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। सिस में ये दोनों ए लिगेंड एक ही डायरेक्शन में है। इंटरमीडिएट में हमारे पास आया एक तो वाई लिगेंड जो आगंतुक लिगेंड है, एक्स लिगेंड जिसे हमें रिप्लेस करना है। यहाँ पर एक्स के सामने है ए, यहाँ पे एक्स के सामने था एल। तो इस फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट जो अभिक्रिया है उसमें एल हमारे आधार में था, यहाँ पर एक्स के ट्रांसपोजिशन पे ए है तो ए जो त्रिभुजीय आधार है उसमें प्रेजेंट है। वापस से जब प्रोडक्ट बना तो पोजीशन वही रही, जो एक्स लिगेंड है वो रिप्लेस हो गया वाई से। तो सिस से हमें सिस प्रोडक्ट मिला, ट्रांस कॉम्प्लेक्स से हमें ट्रांस कॉम्प्लेक्स ही मिला, बस हमारे जो लिगेंड्स हैं उनका प्रतिस्थापन हो गया। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है। तो ये तो हमने बता दिया कि जो त्रिभुज का आधार है वो हमारे आगंतुक लिगेंड, प्रतिस्थापन लिगेंड और ट्रांस लिगेंड पर ही निर्भर करता है। इसकी बहुत सारी अभिक्रियाएं भी हैं जिनके आधार पर इनको समझाया जा सकता है। अगर हम प्लैटिनम के कुछ कॉम्प्लेक्सेस की बात करें या गोल्ड के कुछ कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो उनका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उनसे ये पता चलता है क्योंकि उन अभिक्रियाओं के लिए एंट्रोपी तथा एक्टिवेशन का जो वॉल्यूम है वो जो आता है उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये अभिक्रिया इसी तरीके से होती हैं। ठीक है, अब एंट्रोपी या आयतन का मान अगर नेगेटिव होता है तो इससे हमें क्या पता चलता है
कि मान नेगेटिव होने का कारण ये है कि उनके अव्यवस्था में कमी और उसके आयतन में कमी, दोनों में ही कमी होगी, क्योंकि पॉजिटिव होने का मतलब अव्यवस्था ज़्यादा हुई है, नेगेटिव मान का मतलब अव्यवस्था या डिसऑर्डर कम हुआ है और आयतन में भी कमी आई है। अतः जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है में लिगेंड है वो निकलने से पहले ही आने वाला लिगेंड या आगंतुक लिगेंड उसमें जुड़ जाता है। तो इससे ये कंफर्म किया जा सकता है कि जितने भी अभिक्रियाएं हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, वो सहचार्य क्रियाविधि द्वारा होती हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म से होती हैं, वो डिसोसिएटिव से नहीं होंगी। ये निष्कर्ष हम इससे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने लिया था प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ और क्लोराइड के साथ। तो हमने जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लिया था उसमें हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वो या तो नेगेटिव था या फिर न्यूट्रल था। उसकी वजह से हुआ क्या, अभिक्रिया का वेग है वो खाली पी कक्षक की अवेलेबिलिटी और पांचवा बंध जो बना है उसके कारण से होगी। जबकि अंतिम जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स था उसमें हमारे पास अमोनिया 3 थे, ठीक है, और एक ही क्लोराइड था, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स पर धन आवेश आ गया, जैसे ये अभिक्रिया। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें -2 चार्ज है, इसमें -1 है, यहाँ पे 0, ये ऋण आवेशित है या फिर न्यूट्रल है। तो इन सभी के लिए जो अभिक्रिया का वेग है वो पी कक्षक की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जबकि जो अंतिम सदस्य है ट्राई अमीन क्लोराइड का प्लैटिनम के साथ कॉम्प्लेक्स है, उसमें धन आवेश आने के कारण जो आने वाला लिगेंड है, आने वाले लिगेंड के प्रति जो आकर्षण है उसका इफेक्ट या उसका आकर्षण का जो अनुभव है वो सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में भी हमने रिजल्ट में देखा था कि फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स था उसके लिए अभिक्रिया का वेग सबसे ज़्यादा था। तो ये इसलिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो आगंतुक लिगेंड से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से यहाँ अभिक्रिया का वेग बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन एसोसिएटिव मैकेनिज्म से हुई। अगर हम एक और एग्जांपल लें प्लैटिनम का, एक तो हमने लिया था ट्राईथाइल फॉस्फेन लिगेंड, एक हमने लिया था पिरिडीन, एक हमने लिया था क्लोराइड। इसमें भी हमने बात की थी डिसोशिएटिव मैकेनिज्म में। तो यहाँ पे रीज़न क्या है कि ये डिसोशिएटिव से नहीं हो रहा है, एसोसिएटिव से हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि इस लिगेंड में, ये जो लिगेंड है प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स के जो ये लिगेंड्स हैं, एक तो हमारे पास पिरिडीन है, एक हमारे पास ट्राईथाइल फॉस्फिन है। तो इसमें पिरिडीन का जो तल है वो अणु के लंबवत होता है, जो पूरा अणु है उसके लंबवत होता है पिरिडीन का तल, ये ठीक है। लंबवत होने से क्या हुआ, पिरिडीन के 2 और 6 पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप हैं वो संकुल में तल के ऊपर व नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से जो खाली पी कक्षक है उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। ये हमें पता है कि इसके एक लंबवत पोजीशन पे खाली इलेक्ट्रॉन्स होंगे, खाली ऑर्बिटल होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए जा सकें, परंतु ये लिगेंड है, इसका जो मिथाइल ग्रुप्स है ये ऊपर और नीचे की तरफ होते हैं तल के, और जो ये है बेंजीन रिंग है ये प्लेन में होती है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया का अगर एसोसिएटिव मैकेनिज्म से होती है तो हिंड्रेंस न्यूनतम होने पर, स्टेरिक जो हिंड्रेंस है वो न्यूनतम होने पर क्रिया का वेग अधिकतम होता है। इसके विपरीत अगर हम 2,6 डाईमिथाइल पिरिडीन लिगेंड की उपस्थिति में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो अधिकतम कर दें या अधिकतम हो जाए तो उस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग न्यूनतम होगा।
तो अभिक्रिया का वेग अधिकतम तब होगा जबकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, न्यूनतम तब होगा जबकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो मिथाइल ग्रुप हैं उनके लगने से अभिक्रिया की गति में या वेग में जो चेंज आया है वो इसी रीज़न से है। तो कहा जा सकता है कि ये अभिक्रिया भी एसोसिएटिव मैकेनिज्म से हुई है। इसके आधार पर अगर हम वेग देखें तो अभिक्रिया का जो वेग है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का होता है। यहाँ पर ये वेग होगा K1 प्लस K2Y और ये होगा प्लैटिनम का L3X, ये हमने लिगेंड को लिखा है L। तो इसको छद्म कोटि की अभिक्रिया या सूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और इसमें हम ये मानते हैं कि जो आने वाला लिगेंड है Y, इसको अगर बहुत ज़्यादा अधिकता में हमने ऐड किया है तो उससे होगा क्या, K2Y ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जिसे हम रेड लॉ या अर्ध नियम के द्वारा बता सकते हैं। तो इसको बहुत अधिक मात्रा में डालने से क्या हुआ, जो अब हमारे पास वेग है वो आएगा K OBS PTL3X, क्योंकि जो हम K1 जो है वो ये आ गया K ऑब्जर्वेशन, यहाँ दोबारा एक बार मैं बता दूं, K1 और इसको हमने कांस्टेंट कर दिया तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं K OBS PTL3X अभी भी है। ये छद्म कोटि की फर्स्ट अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया में इनका वेग नियतांक ये किस तरह से निकालेंगे हम, अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करने से होगा क्या, एक हमें स्लोप मिलता है तो स्लोप को हम बताएंगे K2 से और जो इंटरसेप्ट होगा उसको हम बताएंगे K1 से। तो इंटरसेप्ट और इस तरह से स्लोप हम निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने के लिए है वो ये है कि जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनके लिए हमेशा अंतःखंड, सभी रेखाओं के लिए जो अंतःखंड है इंटरसेप्ट वो इक्वल होता है, समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आगंतुक लिगेंड हैं के लिए K का मान हमेशा समान होगा और वो विलायक पर ही निर्भर करेगा। K का मान सिर्फ विलायक पर निर्भर करेगा, उसके अलावा वो सबके लिए समान होता है। परंतु K2 का मान ये अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स या नाभिक स्नेह के लिए भिन्न भिन्न होते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जैसे जैसे चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग K2 का मान चेंज होता जाएगा। K2 क्या है, K2 को हम कांस्टेंट कर देते हैं, K2Y को अगर हम लिगेंड की मात्रा बढ़ा देते हैं तो वो लिगेंड कैसा है ये इस पर भी डिपेंड करेगा। और जो K1 है वो अतः विलायक पर निर्भर करता है और जो K2 है वो जो हमारा लिगेंड है आगंतुक लिगेंड उस पर निर्भर करेगा। तो अर्ध नियम से हम इसको बता सकते हैं कि विलायक तथा आने वाले लिगेंड के नाभिक स्नेही आक्रमण के फलस्वरूप ही ये अभिक्रियाएं दो समानांतर पथ द्वारा उत्पाद का निर्माण करती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। कुछ अन्य अभिक्रियाएं हैं जिसमें कि 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो इंटरमीडिएट हैं उनको सच में अलग किया गया है। उदाहरण के लिए गोल्ड का कॉम्प्लेक्स है क्लोराइड और आइसोथायोसाइनेट के साथ। इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर है 5 है। और इसके अलावा भी कुछ अदर एग्जांपल्स हैं जैसे निकिल का साइनाइड के साथ। इनकी D8 विन्यास वाली जो कुछ कॉम्प्लेक्स हैं इनको पृथक किया गया है। इसके जैसे निकिल का CN5 का कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाता है एज ए क्रिस्टल फॉर्म में। और जितने भी वर्गाकार समतलीय संकुल हैं उनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अगर निर्धारण करते हैं तो दो समानांतर पथ की संभावना हमारे पास बढ़ जाती है। जैसे कि अगर नॉर्मल देखें तो रिएक्शन ये होगी प्लैटिनम PTL3 + Y, हमारे पास ये बना कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। अब ये बनने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो कैसे होगा उसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं। फर्स्ट अभिक्रिया में हमने क्या किया, Y का एडिशन करवाया। इसी को हम 2 स्टेप में बता रहे हैं। फर्स्ट में हमने Y का एडिशन कराया एज ए स्लो रिएक्शन,
तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट हो गया K1। सेकंड में स्लो रिएक्शन में ही, स्लो अभिक्रिया में ही हमने X को रिएक्शन से रिमूव किया, तो ये हमारे पास 2 स्टेप में अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में अगर ये प्रथम कोटि की है तो Y की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, और जब Y की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है तो अभिक्रिया का वो वेग होगा K1 PT L3X। परंतु अगर अभिक्रिया हमारे पास प्रथम कोटि की ना होकर सेकंड कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो आगंतुक लिगेंड की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो उसकी वजह से जो अभिक्रिया का वेग होगा वो होगा K2 PT L3X और साथ में Y भी होगा। ठीक है, दोनों अभिक्रिया की यहाँ पर ये मैं लिख देती हूँ। हाँ, इसको हम अगर कंपैरेटिव स्टडी करें अर्ध नियम लगाने पर, रेट लॉ लगाने पर, तो ये होगा -T/GT PT L3X इक्वल्स टू K1 के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो और K2 के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो। तो ये तो हमारा, हम कह रहे थे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ऐसा हो सकता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया से ऐसा हो सकता है, परंतु इनका कंपैरेटिव स्टडी करने पर दोनों पथों की अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो ये फर्स्ट K1 में ये था और सेकंड K2 में ये है। PT L3X का यही हम सेम वाटर के साथ अगर करें तो ये स्लो रिएक्शन में वाटर का एडिशन होगा। उसके बाद में ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो वाटर के साथ भी ये अभिक्रियाएं हम ले सकते हैं। इस तरह से ये बताया जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होती हैं वो सहचर्य क्रियाविधि से ही होती हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म से ही होती हैं। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से इन रिएक्शंस का होना पॉसिबल नहीं है। जो हमने एग्जांपल्स के थ्रू 2 एग्जांपल लिए थे, सेम एग्जांपल हमने डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में लिए, वही एग्जांपल हमने एसोसिएटिव मैकेनिज्म में लिए। तो इस तरह से एसोसिएटिव मैकेनिज्म द्वारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल हैं। आज के लिए टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।